गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आपको मैं आप ही के अभी जो पाठ चल रहा है जैव प्रक्रम, इसी को आगे बढ़ाते हैं। अभी इसी में कई टॉपिक रह गए हैं और बहुत सारे टॉपिक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। सभी टॉपिकों को, जितने भी टॉपिक हैं, मैंने विस्तार पूर्वक पढ़ाए हैं। इसी वजह से इस पाठ में थोड़ा समय अधिक लग रहा है और विस्तार पूर्वक पढ़ने का फ़ायदा भी होता है। सारी बातें समझ में आती हैं और आसानी से याद भी हो जाती है। कल मैंने आपको वाष्पोत्सर्जन, बिंदु श्रावण और एक दो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए थे। अब हम नए टॉपिक शुरू करते हैं। इसमें पहले मैं पढ़ाऊंगा जल का परिवहन या रसारोहण। क्या है जल का परिवहन या रसारोहण? तो पौधों में गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जड़ों से जल के ऊपर चढ़ने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? रसारोहण कहते हैं। आप जानते हैं सभी कि पौधे जो होते हैं मिट्टी में, उनकी जड़ें होती हैं और जड़ें जो होती हैं वो जल को ऊपर की ओर खींचती हैं। और आप जानते हैं कि जो जल होता है वो जाइलम ऊतक के द्वारा ऊपर चढ़ता है। जाइलम ऊतक से जल जड़ों से पूरे पौधे में फैलता है और जल का जो अवशोषण करती हैं जड़ें जल का अवशोषण करती हैं और ये घटना परासरण के कारण होती है। मैंने आपको पिछली कक्षा में भी ये समझाया। तो ये हमने टॉपिक इतना ही, इसको पढ़ना है। इसके बाद पढ़ते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण को हम छोटी क्लास से समझते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। जानते हैं हम कि जो पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, प्रकाश और क्लोरोफिल, ये चार पदार्थ हैं जिनसे मिलकर पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो इस क्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल, ये दो पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और जल, इनके मिलने से या इनसे मिलकर पौधे भोजन बनाते हैं। इस क्रिया को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। या ये भी कह सकते हैं कि पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, क्योंकि रासायनिक पदार्थ बनते हैं। हम जानते हैं कि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का रासायनिक समीकरण है। इसे आप अच्छे से देख लें और इसको याद कर लें, पेपर में पूछा जा सकता है। तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड अणु, 12 जल के अणु मिलकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल के उपस्थिति में ग्लूकोज का एक अणु बनाते हैं। ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, आप जानते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन का उत्पादन होता है। साथ में 6 ऑक्सीजन के अणु बनते हैं और 6 जल के अणु भी बनते हैं। 12 यूज होते हैं और 6 बनते हैं। दिखाना पड़ेगा पूरा समीकरण। ऐसा नहीं कि इधर 6 इधर 12 है तो इधर आके माइनस हो जाएंगे तो 6 रह जाएंगे, नहीं, पूरा समीकरण हमें दिखाना पड़ेगा। कितने प्रयोग हुए और कितने बने, दोनों ही चीजें हमें दिखानी पड़ेगी। तो ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया का रासायनिक समीकरण है, इसे अच्छे से याद कर लेंगे। तो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें स्वयपोषी भी कहा जाता है, या उत्पादक भी हम इन्हें कहते हैं। उत्पादक मतलब उत्पन्न करने वाला। तो पौधे जो है अपना भोजन अपने आप बना लेते हैं, इसलिए इन्हें उत्पादक की श्रेणी में रखा जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है, इससे हमें क्या लाभ है? तो इसका मेन लाभ आप जानते हैं कि भोजन उत्पादन होता है, पौधों के लिए भी भोजन बनता है और जो जीव, अन्य जीव हैं जो पौधों पर निर्भर हैं, वो भी इनसे भोजन लेते हैं। दूसरा, वायुमंडल शुद्धिकरण। अधिकांश जीव वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है।
ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है जीवों के लिए, आप ये जानते हैं। श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा काम में आती है। अब आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे भौतिकवाद बढ़ रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, जैसे जैसे हम ईंधन को जला रहे हैं अधिक मात्रा में, तो ईंधन के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है। और कार्बन डाइऑक्साइड एक अवांछनीय गैस है हमारे लिए, वो हमें चाहिए नहीं। तो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को भी वायुमंडल में कम करते हैं। तो इसलिए पौधों को वायुमंडल का शोधक भी आप कह सकते हैं कि वो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा देता है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को घटा देता है। तो इस तरीके से इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वायुमंडल का शुद्धिकरण भी हो जाता है। अब बच्चों, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उसकी क्रिया विधि जानेंगे और इसको विस्तार पूर्वक पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, अब हम पढ़ते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि। प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया है इसे हम दो भागों में बांट सकते हैं, प्रकाशीय अभिक्रिया और अप्रकाशीय अभिक्रिया। तो आइए सबसे पहले जानते हैं प्रकाशीय अभिक्रिया के बारे में। यह अभिक्रिया हरित लवक के ग्रेना में होती है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरित लवक के जो अणु होते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं। हरित लवक के ग्रेना में पर्णहरित यानी क्लोरोफिल के अणु सक्रिय होकर इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। दोबारा सुनिए क्या होता है। सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है हरित लवक और हरित लवक के ग्रेना में पर्णहरित सक्रिय होकर इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। ये पहली घटना। दूसरी घटना में क्या होता है कि ये जो पर्णहरित के जो सक्रिय अणु हैं इनकी उपस्थिति में जल जो है वो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयनों में टूट जाता है। इसके बाद इनके टूटने से जो हाइड्रोक्साइड आयन हमें प्राप्त होते हैं, ये हाइड्रोक्साइड आयन जल में और ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाते हैं और साथ में 4 इलेक्ट्रॉन भी प्रदान करते हैं। फिर चौथी पद में क्या होता है, आपका NADP 4 हाइड्रोजन आयनों से और 4 इलेक्ट्रॉन जो त्यागे गए हैं उनकी उपस्थिति में NADPH2 बनाता है। अब इसी के जो नेक्स्ट स्टेप में आपका जो होता है पांचवें पद में ADP फॉस्फेट आयन, IP का मतलब होता है अकार्बनिक फॉस्फेट से जो फॉस्फेट हमें प्राप्त होता है, फॉस्फेट आयन जो प्राप्त होते हैं वो ADP से ATP बनाते हैं। अब इस क्रिया को ADP से जो ATP बन रहा है प्रकाश संश्लेषण में, इसे फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। तो ये हमारे जो 5 पद हैं इनमें ATP का निर्माण हुआ है और इन्हें प्रकाशीय अभिक्रिया के अंतर्गत हम रखते हैं। एक बार इन 5 पदों को मैं फिर से रिवाइज करूंगा। प्रथम पद में सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके हरित लवक के ग्रेना में उपस्थित पर्णहरित के अणु सक्रिय हो जाते हैं और वो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। दूसरे पद में क्या होता है, उत्तेजित पर्णहरित अणुओं की उपस्थिति में और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश भी आपको दिखाना पड़ेगा, सूर्य का प्रकाश और सक्रिय पर्णहरित, सक्रिय पर्णहरित अणु। इस दूसरे पद में क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश और सक्रिय पर्णहरित अणुओं की उपस्थिति में जल वियोजित होता है, हो जाता है हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में। ठीक है, फिर ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है ये हाइड्रोक्साइड आयन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या देते हैं, जल के 2 अणु देते हैं और ऑक्सीजन देते हैं और 4 इलेक्ट्रॉनों में देते हैं। ऑक्सीजन जो है ये जो पत्तियों में जो रंध्र हैं जिनके बारे में मैंने कल भी बताया था, रंध्र स्टोमेटा, वहां से ये ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। ठीक है, अब जल अपघटन से जो हाइड्रोजन आयन उत्पन्न हुए थे हरित लवक में NADP उपस्थित होता है। कहाँ उपस्थित होता है? हरित लवक में।
तो जल अपघटन से उत्पन्न होने वाले हाइड्रोजन आयन हरित लवक में उपस्थित NADP नामक पदार्थ का अपघटन कर देते हैं। NADP का अपघटन हो जाता है NADPH2 में। ठीक है, NADPH2 में प्रकाश की उपस्थिति में फिर क्या होता है, जो ADP होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, वो अकार्बनिक फास्फेट से क्रिया करता है और ATP यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाता है। तो इस प्रकार ये 5 पद थे जिनमें प्रकाश की उपस्थिति बहुत आवश्यक थी। इसके बाद अब हम देखते हैं अप्रकाशीय अभिक्रिया। ये पीठिका में होती है और इसका पहला पद क्या है, पहले पद में कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट यानी RUBP से इसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसकी फुल फॉर्म है राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। इन दोनों के संयोग से अस्थायी यौगिक बनता है, एक कार्बनिक यौगिक बनता है जो अस्थायी होता है, कुछ ही समय के लिए रहता है और वो 6 कार्बन परमाणुओं का होता है। फिर ये जो अस्थायी यौगिक है जो 6 कार्बन का है, ये हाइड्रोजन आयनों की उपस्थिति में फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल में बदल जाता है। 3 फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल के अणु जो है वो हमें मिलते हैं। अब नेक्स्ट जो पद है उसमें क्या होता है कि फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल NADPH2 से हाइड्रोजन ले लेगा और फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बनाएगा। यहाँ पर फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल का अपचयन हो जाएगा जिससे फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बनेगा और NADP प्लस अलग हो जाएगा। इसके बाद चौथे पद में क्या होगा, ये जो फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड है ये ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको अंत में ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। ठीक है, तो बच्चों कुछ मैंने आपको प्रकाश संश्लेषण के जो पद बताए वो प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाशीय अभिक्रिया के रूप में और अप्रकाशीय अभिक्रिया के रूप में मैंने आपको समझाया। तो ये थी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। इसके बाद प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश तो चाहिए हमें, अगर प्रकाश नहीं होगा तो फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस प्रकार होगी। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर प्रकाश की मात्रा का सीधा प्रभाव पड़ता है। अगर प्रकाश नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया भी नहीं चलेगी। इसमें प्रकाश की तीव्रता का भी प्रभाव पड़ता है, रंग, ये सब बातें भी शामिल है। जैसे लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सबसे तेजी से होता है। लाल रंग का ये प्रकाश आप जानते हैं 7 रंगों से मिलकर बना है, लेकिन अगर उसमें जो लाल रंग है वो अधिक मात्रा में होगा जिस प्रकाश में, उसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे तीव्र गति से होगी, जबकि अन्य जो रंग है उनमें प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उसकी दर घट जाती है। इसके बाद आता है तापमान। तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच अगर है तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया बहुत अच्छी चलेगी। लेकिन अगर ये 10 से कम हो गया या 35 से ऊपर जैसे जैसे बढ़ेगा तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया प्रभावित होने लगेगी, प्रकाश संश्लेषण की दर धीरे धीरे घटने लगेगी। तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। आप लोग जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 0.03% है। 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। पौधे इस कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को भोजन बनाने में प्रयोग करते हैं और जीव जंतु जो अन्य जीव हैं जो श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण की क्रिया CO2 की मात्रा पर निर्भर करती है। यदि CO2 घटने लगा वायुमंडल में तो प्रकाश संश्लेषण की दर भी घटने लगेगी। नेक्स्ट जो हमारा कारक है वो है जल। जल भी एक बहुत ही अत्यंत आवश्यक घटक है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। जल भी बहुत जरूरी है जो जड़ों के द्वारा मिट्टी से लिया जाता है। इसके बाद ये तो कुछ बाह्य कारक थे 4, अब कुछ आंतरिक कारक पड़ते हैं। वो है पर्णहरित। पौधे के जिस भाग में, जरूरी नहीं है कि प्रकाश संश्लेषण पत्तियों में ही हो,
पौधे के जिस भी भाग में पर्णहरिम होगा वहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। पर्णहरिम हरे रंग का एक पदार्थ होता है, इसकी उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया चलती है। इसके बाद आता है रंध्रों का खुलना। पत्तियों में या अन्य भागों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें मैंने बताया था स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं। यदि ये खुले हुए हैं तो CO2 अंदर आएगी और ऑक्सीजन बाहर जाएगी और प्रकाश संश्लेषण क्रिया चलती रहेगी। लेकिन यदि ये रंध्र बंद हो गए हैं तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी बंद हो जाएगी। इसके बाद है कोशिकाओं में संचित भोजन। यदि पौधे की कोशिकाओं में पहले से ही संचित भोजन उपस्थित है तो फिर पौधा भोजन क्यों बनाएगा? तो ऐसी स्थिति में प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो धीमी गति से होने लगेगी। इसके बाद अगला टॉपिक हम देखते हैं प्रकाश संश्लेषण का महत्व। प्रकाश संश्लेषण का हमारे जीवन के लिए या हमारे इस पर्यावरण के लिए क्या महत्व है? तो बहुत जरूरी है। अगर प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी तो पौधे भोजन किस प्रकार बनाएंगे? और पौधे अगर भोजन नहीं बनाएंगे तो जो जीव जंतु पौधों पर निर्भर है तो जीव जंतु मर जाएंगे। और पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को भी नियंत्रित करते हैं और ऑक्सीजन की मात्रा को भी नियंत्रित करते हैं। तो अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की जो मात्राएं हैं वो अनियंत्रित हो जाएंगी। तो इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पौधे प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं और अकार्बनिक यौगिक जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जल को कार्बनिक यौगिक यानी भोज्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट में बदल देते हैं। तो इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का विस्तार पूर्वक मैंने वर्णन किया, उसके महत्व बताए, उसके प्रभावित करने वाले कारक बताए, क्रिया विधि भी मैंने आपको बताई। इन सबको अच्छे से पढ़ लेंगे और प्रकाश संश्लेषण पर अगर कोई प्रश्न आता है तो आपसे आसानी से हल हो जाएगा। तो बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको सिर्फ इतना ही पढ़ाऊंगा। थैंक यू, गुड बाय।